अभी एक बच्ची है, तो वो मीनाक्षी, तो उसका टेस्ट बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। कह रही सर तैयार है तैयार है तैयार है, पढ़ती कुछ नहीं थी। 2025 का क्वेश्चन पूछा था मैं कहता हूँ ना मैं बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ किसी के साथ, उसमें भी गलतियां करने लगी। तो याद रखिएगा कि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका हला बला नहीं होगा। बेवकूफ़ी मत करिए। नील भाई कौन लगा रहा है? हाँ ये सब भी दे सकते हैं, एनसीईआरटी दे सकते हैं गिफ्ट में। अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस शीट वाली कॉपी दे सकते हैं। हाँ पेन दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। हाँ भाई पेन का डब्बा पूरा दे सकते हैं। चलिए, नहीं नहीं प्रैक्टिस के लिए तो वो 3 रुपए वाली पेन बहुत अच्छी होती है। वो मतलब जो एक ऐसे होती है कि एकदम, लेकिन उसमें भी सस्ती आती है, 2 रुपए की आती है, एक 3 रुपए की, ओरिजिनल 3 रुपए की आती है। वो अच्छी होती है, इसमें थोड़ा फ्लो अच्छा बनता है। तो आप लोग अच्छी पेन से लिखिएगा। सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक एल्कोहल खत्म किया। आपको विश्वास नहीं होगा, कल मैंने जो आपको एल्कोहल पढ़ाया था, एल्कोहल में मैंने कुछ रिएक्शंस पढ़ाई, जा करके घर पे देखिएगा। हेलो एल्केन हेलो एरिन 2 चैप्टर पढ़ाया है। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फिंकेलस्टीन स्वार्ट एकदम एक्सप्लेन करने के लिए। नीचे पेपर रखा है, आप चाहे तो जाकर के देख भी सकते हैं। तो एक बात मानिए कि जो आप पढ़ रहे हैं पहले उसको कई बार पढ़ लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कुछ और अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतने से काम होगा ये जान लीजिए। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कहेंगे कि होपलेस होते जाएंगे। विश्वास मानिए इससे अच्छी नोट्स आपको ऑर्गेनिक ही नहीं मिल सकती। सब कुछ पढ़ा कराता हूँ, उसके बाद उसी का एग्जाम्पल कराता हूँ। मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका हो सकता है। ठीक है, सब लोग प्रीवियस ईयर लेके आइए, सब लोग प्रीवियस ईयर लेके आइए, किसी एक के प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, सारे क्वेश्चन लाइन से करा दूंगा। ठीक है, सब लोग कोई एक खरीद लो, कोई एमटीजी खरीद लो। अगर सब लोग खरीद लो, एमटीजी खरीद लो, चाहे दिशा खरीद लो। दिशा वाले का तो नंबर नीचे पड़ा हुआ है, यहीं ला करके डिलीवरी करके चला जाएगा। ठीक है, तो कोई एक खरीद लो। अपना सब लोग अपना देख के उसी वही पढ़ा, उसी से क्वेश्चन करा देंगे सारे। तो अब बात आती है फेनॉल की। फेनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। अगर हम इसका 0.2% कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, और अगर इसका 1% कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बीच में क्या अंतर होता है? क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, क्या होता है एंटीसेप्टिक? कोई बताए? अरे डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? फिनाइल, नहीं घर में पोछा लगाते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को रिंगवर्म हो जाती थी, हाँ एसिड, एसिड नहीं, टॉयलेट क्लीनर। तो कुछ लोगों को गांव में कोई रिंगवर्म के लिए वो ऑइंटमेंट नहीं देता है। क्या करते थे, वो थोड़ा सा तेजाब लेते हैं, हल्का सा रुई में पानी में लगाते हैं, इसे मिला के अपनी रिंगवर्म एरिया पे लगा देते हैं। सारा फंगस भी मर गया, सारा टिश्यू भी मर गया। ठीक है, मतलब जो वहाँ शिफ्ट हो जाओ बेटा, जल्दी शिफ्ट हो जाओ। सोच रहे हैं बैग खिसके ना खिसके, बैग जगह, बैग को भी तो बैठना है मेरे, तो समझिए। हाँ बैग को बैठा देंगे ना, तुम जरूरी हो। अब मेरी बात को समझो, तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मतलब तेजाब लिया और थोड़ा सा रुई में लगाया, रिंगवर्म एरिया में पूरा लगाया। वो कहते देखो एकदम सही हो गया। वो सही तो हो गया, दाग छोड़ गया सर, क्योंकि टिश्यू वहां की मर गई। वो तो मरा ही मरा, टिश्यू मर गई। ज्यादा हो जाता तो कोई बात नहीं, अल्सर हो जाता क्या दिक्कत है, तो फिर देसी इलाज होता, मिट्टी उट्टी लगा लेते। तो एक बात समझो कि कहने का मतलब क्या है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, वो लिविंग टिश्यू को भी मारता है, और जो है जो फंगस या जो माइक्रोब है उसको तो मारता ही है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक सिर्फ जो है एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो बैक्टीरिया, अच्छा इसीलिए कहते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक के डोजेस को बहुत डॉक्टर लिमिट में लिखते हैं, इतने दिन ही खाना है, इतने खाने, इतने सिम्टम जाते हैं डॉक्टर कम कर देता है डोज। क्यों? क्योंकि पेट में भी जो है गुड बैक्टीरियाज हैं हमारे गट एरिया में, लैक्टोबैसिलस एलएबी मैं बहुत बार बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप कोई एंटीसेप्टिक लेते हैं, लाइक एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, एमॉक्स ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो आपके सेफिक्सिम ले लिया, तो आपके फंगस को तो मार ही रहा है, बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है, फंगस को नहीं मार रहा, बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है। जो दूसरे बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई है और दूसरे दूसरे खतरनाक है स्ट्रेप्टोकोकस और ये सारी चीजें, तो इनको तो मार ही रहा है साथ साथ में, क्योंकि वो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में वो डिजोल्व होता है, तो उसके आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी
मार देता है। तो आपका कभी कभी देखते हो तो आपको जब कभी भी होता है तो इस सिचुएशन में पेट में दर्द होने लगता है या पेट में जलन होने लगती है, कारण क्या है, गुड बैक्टीरिया भी मर गया, तो उनको दोबारा बनने में टाइम लगता है जब आप मेडिसिन का डोज कम करते हो। तो इसीलिए वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में दिया जाता है और हर डिजीज के सिम्टम के हिसाब से जाता है कि कब आपको एजिथ्रोमाइसिन चलानी है, कब एमॉक्स चलाना है। ऐसा नहीं है कि एमॉक्स के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन भी चला दिया, नहीं, वो सब डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो इसीलिए कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स, ये उनका स्टेप होता है। जब ये काम नहीं करेगी तो दूसरी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हम बात करते हैं तो फिनॉल जो है वो कॉमर्शियली हम उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार। इट इज ऑब्टेन बाय मिडिल, मतलब कॉमर्शियल लेवल पर ज्यादा अमाउंट में अगर हमें चाहिए होता है तो हम क्या बाय मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ कि दूसरा मेथड, और पहले तो हमने पता चल गया कि मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार करेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि बाय रिडक्शन। तो हमने पहले बेंजीन लिया, बेंजीन को कौन सा नाइट्रेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन कराया तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिली। नाइट्रोबेंजीन, अच्छा मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर मेटल प्लस एसिड लिखा हुआ है, जैसे टीन और HCl को साथ में लेकर के है, तो यहाँ पर ये नाइट्रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, दैट इज एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनिलीन। और एनिलीन को जब हम डाई एजोटाइजेशन कराते हैं NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो डाइजोन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। एक बार और हम लोग देख चुके हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने बना के दिखाया, अगर पीछे की रिएक्शन देखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप थोड़ा भी हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सीधे क्या बनता है, फिनॉल। क्या बनता है, फिनॉल। तो अभी आज ही जो पेपर है उस पेपर में जाकर के देखिएगा तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, तो बात समझ में आ गई। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है और क्या क्या मेथड है। तो बेंजीन का हमने कराया सल्फोनेशन, उसके बाद इसको ट्रीट किया बेस के साथ और हीट किया तो ये बना सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। फिर हमने इसका क्या कराया, तो कहेंगे सर हाइड्रोलिसिस कराया, हमको बाद में क्या मिला देखने को, फेनॉल। क्या मिला, फेनॉल। तो ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन का। इसी तरीके से बेंजीन का हमने हेलोजिनेशन कराया, उसके बाद इसको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ कराया, तो यहाँ पर क्या बना C6H5 MgBr। और उसके बाद हमने इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया। क्या कराया, पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या देखने को मिला, फिनॉल। क्या देखने को मिला, फिनॉल। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कुछ बेसिक रिएक्शंस है जो आपको आनी चाहिए। अब अगली रिएक्शन क्या है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो हमने बेंजीन को, अब देखो यहाँ पर यही बात आती है, हमेशा मैं ये बात बोलता भी था, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। तो ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ चला जाए तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3, ये अलग हो चुका है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो जरा, ये वाला नहीं लगा, ये वाला कार्बन आकर के यहाँ नहीं लगा, ये नहीं लगा, बल्कि कौन आकर के लगा, सेकेंड वाला आकर के लगा। तो यहाँ पर इस तरीके का समथिंग लाइक दिस बना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर बना भी है, इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन कहते हैं। और इसका जब हम एयर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कुछ हमारा ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है और ये आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल। इसमें फिनॉल। तो ये सारी एक स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। तो आपको, हमको, सबको ये आनी चाहिए। साथ में क्या बना, एसीटोन। क्या बना, एसीटोन। तो मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगला प्रोसेस है दैट इज डाउस प्रोसेस। यहाँ पर हमने क्या किया, बेस लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम फेनॉक्साइड बना। यहाँ से तो आप समझ ही गए, ये देखो बिल्कुल पुरानी रिएक्शन मैच कर गई। समझ रहे हो, ये देखो क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, फिनॉल क्या है, होता है ना, कैसा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, -I और
माइनस आर ग्रुप पर। अब माइनस आई माइनस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। क्या? पीके। यही होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, जितना माइनस आई माइनस आर पावर होगी, उतना ज्यादा हो। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि रिएक्ट, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किसकी किसकी वजह से हो सकती है। देखो दिस इज प्लस आर ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? क्यों? तो ये रिंग, रिंग में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या दे रहा है? तो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है? रिंग मतलब जैसे तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारी बुआ आई और तो उन्होंने तुमको और पैसा दे दिया, तो तुमको और खुशी मिले ना, तो एक्टिवेट किया। अभी तो बुआ पैर छुओगे उनका, जब जाएंगी तो रोगे, तो मतलब समझो। हाँ, तो ये दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या हुआ? मतलब जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या तो अब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग चीज होगी, जैसे तुम्हारी मम्मी, जिनके पास वो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना तुम्हारे, तो वो क्या करेंगी? वो या तो तुम्हारे, तो तुमको पैम्पर करेंगी, तुम्हारे अच्छे खाना बना देंगी, कुछ अच्छी चीज दे देंगी। तो दिस इज या तो ऑर्थो पोजीशन पर आकर के लगेंगी या तो पैरा पोजीशन पे आके लगेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। वो लड़के जानते जिनका दर्द हो भाई। ठीक है, मेरे तो चाचा ही ले लिए थे। मम्मी मेरी कह रही थी कि इनको मत दो, हम दे, हमको दे दो। मैं, मुझे आज तक याद है, मेरी बुआ एक ही बार पैसा दी, मेरी बुआ एक ही बार पैसा दी, उसके बाद मेरी बहन को देती थी, हम लोग को नहीं देती थी। मतलब मेरे घर में हम 3 भाई, मतलब 2 भाई 1 बहन, तो मेरी बहन को पैसे देती थी, और मेरी बहन जो कहती थी किसी को बताना नहीं है, जब तक बुआ नहीं जाती थी तब तक वो नहीं बताते थे। जब वो बुआ चली जाती थी तो बताते बुआ हमको पैसे दी, तो हम लोग को थोड़ा बुरा लगता था कि यार ये तो गलत है। हाँ, तो फिर आती थी तो हम भी बस पैर छू के मुंह बना ही रहते थे हम भी, उनको देख के एकदम। हाँ, इनको देख के खुशी नहीं हो रही है। हाँ, और जैसे ये मेरी दादी का बेड, ये मेरी दादी का बेड है, और मैं यहाँ सोया हूँ दादी के बगल में, और ये मेरी बुआ का बेड। भाई साहब सुबह 5 बजे बात हो रही है, सुबह 5 बजे तक बात हो रही है, 5:30-6 बजे तक मैं सारा सुन रहा हूँ। क्या? मेरी मम्मी की बातें हो रही है, मैं सुन रहा हूँ कि हाँ अरे बहनी आई थी, पैर छुई नहीं आई, तो ये नहीं कि देखा इनका, तो हाँ, तो वो पूरा बता रही थी, अम्मा तू अपन ध्यान रखा तू कि नहीं रखा तू, ये लोग तो देखा थे तकबे ना करिए, तो हाँ कुछ हो तो हमें बताओ है। अब ऐसे फिर उसके बाद जो है सब पूरा डिटेल लेके चली जाती थी, मेरे घर का पूरा डिटेल बुआ के पास, कि बड़ी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी क्या करती है। अम्मा बेचारी सीधी थी तो सब बता देती थी। हाँ, बुआ अपना कुछ नहीं बताती थी कि क्या चल रहा। फिर हाँ, ये बहुत चालाक है हमारी बुआ, मतलब मेरी सगी बुआ नहीं है, इसलिए मैं बोल भी लेता हूँ। लेकिन हाँ मेरी अम्मा बहुत ज्यादा मानती है उनको, तो कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, आती है एकदम। ए बहनी, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो कौन सी रिएक्शन रहती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, मतलब ऐसा, मतलब तुम लोग क्या, तो मतलब खड़ी भाषा बोलते होंगे कि, या हो सकता है बुआ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, टिपिकल देसी इंडियन। हाँ, यहाँ तो सब सही आ रहा है। कौन लिखा है ये सब ब्लर? बेटा BLUR। ठीक, दीपक। दीपक मेरे स्कूल से पढ़ा है। कहाँ है दीपक? हाँ, हम लोग भी ऐसे इंग्लिश पढ़ते थे। दीपक ब्लर जो है, अभी देखो अभी भी आ रहा है। सही बताओ, आधी कहानी के बाद बता रहे हो तुम लोग। प्रश्नोत्तर 5G भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। करूँ क्या एक बार वापस से रिफ्रेश? मैं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो मैं दिख रहा हूँ, कोई काला इंसान है? हाँ, एक दिन देख रहे थे प्रशांत सर, मैम साहब गोरे दिखते हैं, खाली हम ही जो है। मैं दिख रहा हूँ बेटा? अभी ठीक है, चलो फाइन, बात समझो। तो अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये फिनॉल क्या है, प्लस आर ग्रुप है। तो लिखा है क्योंकि फिनॉल प्लस आर, मतलब फिनॉल का ये OH हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप जो है, ये प्लस आर पावर है इसके पास। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है?
रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो है अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात आती है अगली, अब ये करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जाना है। क्या पढ़ने जाना है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। अच्छा, हैलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर बट स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब जानते रहिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझो। आप लोग ऐसा नहीं कर रहा कि कुछ भारत माता से रिलेटेड गाना बज रहा बाहर? सेंटा क्लॉज का सीजन है, मतलब हमारे यहाँ हम लोग क्या, मतलब कुछ भी होता है। अच्छा, इंडिया की आर्ट अगर तुम देखो, मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया में अगर रोड पे पेंट करना हो तो इंडिया के फ्लैग के कलर में कर देंगे, ऑरेंज और व्हाइट ग्रीन। नहीं समझ में आएगा, उल्टा फ्लैग के कलर कर देंगे, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज। मतलब हम लोग का आर्ट या हम लोग का कुछ भी आता है ना, मतलब कहीं पे भी कोई नगर निगम का काम हो, कहीं किसी का काम हो, तो वो हर जगह पे दिखा, बस भारत बना देंगे और फिर इतना भ्रष्टाचार करेंगे। तो मतलब मुझे लगता है कम से कम देश की इंटीग्रिटी, वो पता है इसलिए होता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो जाओगे। झंडा लगा थी इनको, इसी में दिक्कत थी, तो इसलिए आदमी डरा रहता है इंडिया में थोड़ा सा ना, मतलब कि अगर तुम देश हित में बोल दिए और कहीं किसी का नुकसान हो रहा होगा तो भारत माता की जय, तो उसके बाद आप हो जाओगे देशद्रोही। तो ठीक है, मतलब हाँ, हर चीज में जो है अटैच कर देते हैं किसी ना किसी चीज से कि ये जो है जरूर एंटी पार्टी का रहा होगा। ठीक है यार, लेकिन नुकसान तो मत करो। देखो मतलब ठीक है, आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये लेता है, पैसा कमा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ कर दो भाई। अभी तो एक देखा मैं केस की, वो रोड ऐसे एक ट्रक जा रही थी, गड्ढे में गिर गई, एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा था, आराम से धूप ले रहा था। बहुत दुख है, मतलब आप लोग हंसी मत इस बात पे, उस बेचारे की मौत हो गई क्योंकि वो ट्रक जो है गड्ढे में फंस गया, उस पर पूरा बजरी पड़ी हुई थी, पूरी पलट गई उसके ऊपर। तो मतलब सोचो, वो अपना पेंशन की जिंदगी जीने के जब मौका आया तो कितना गलत है ये, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट उतना तो सही से रखो। तो अब बात आती है कि फिनॉल, फिर अब बात आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए हमने क्या किया? ब्रोमीन वाटर। क्या यूज किया? ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ये फ्लोरल होता है, तो यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन बना। कौन सा है? ब्रोमोनियम आयन। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफाइल बना, देखो इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसके पास, फिनॉल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, यही तो सिखाया था, ऑर्थो और पैरा पे ही ज्यादा है। तो जो कोई भी ब्रोमोनियम आयन आएगा वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो और, तो देखो अगर हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में दे दिया, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मेंटेन कर दी, तो टू, ये हो गया 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल किस कलर का? व्हाइट कलर का। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लिया तो हमको या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिला या पैराब्रोमोफिनॉल देखने को मिलेगा। या तो ऑर्थोब्रोमोफेनॉल देखने को मिलेगा या तो पैराब्रोमोफेनॉल देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल देता है, जबकि अल्कोहल ब्रोमीन वाटर के साथ कोई टेस्ट नहीं देता। एक तरीके का रिकॉल था, तुमको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। अल्कोहल और फिनॉल जो है ये डिस्टिंग्विश कर किए जा सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। इसका व्हाइट कलर आएगा, वहां कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके, चलो अब बात आती है नाइट्रेशन की। तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को साथ में दिया तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड शब्द यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे नाइट्रोनियम आयन निकलेंगे क्या एक्सेस में, तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। और ये एक मात्र ऐसी एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम है। और इस एसिड में एसिडिक ग्रुप है क्या? हाँ नहीं ना, कहाँ एसिड ग्रुप है, लेकिन नाम पिक्रिक एसिड है। तो क्या हो गया कि पिक्रिक एसिड इज द ओनली एसिड जिसमें नाम में एसिड है लेकिन वो एसिड नहीं है। जैसे और कौन सी हो सकती है? तो कहेंगे सर जैसे आप कई सारे विटामिन की बात करो जिसमें वो एसिड ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, वो एसिड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि फिनॉल को जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर कौन बनेगा?
दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अभी एक केस से समझाते हैं। एक पाकिस्तान का एक बहुत ही गंदा केस है। उसमें एक इंसान होता है, वो एक लड़की से शादी करता है और उसके बाद वो उस लड़की को छोड़ करके उसकी जिठानी की, खाला की बेटी की, पता नहीं किससे शादी कर लेता है। मतलब समझो एक बात को। हाँ, अब समझो एक ही खानदान में शादी करा दी, दो शादी करा दी, स्टेबिलिटी बढ़े घटेगी। वो चली गई कोर्ट और चली गई। हाँ, आगे पाकिस्तान है भाई, सबके घर में AK-47, किसी किसी दिन हुआ मूड दिख गया आदमी, वही बम से उड़ा देगी, तो वो मरेंगे, वो सब ऐसे ही मार करते हैं। मतलब उन लोग क्या, होली दिवाली चलती रहती, कभी भी मन करता है कि आज चलो, तो वो लोग अपना बम बनाते हैं, अपने यहाँ किसी मंदिर में टेस्ट कर लेते हैं, किसी मस्जिद में टेस्ट कर लेते हैं, पूरी देखते हैं कितना मास में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, अभी देखते नहीं, लोग खुद ही बम फोड़ लेते हैं। हाँ, खतरनाक लोग हैं। आपस में मेंटेन रखते हैं कि चलो चलता रहे, कुछ लगे कि कुछ देश में कुछ हो रहा है, उनके देश में यही चल रहा है। कोई बोल रहा था आटा 200 रुपए किलो चल रहा यहाँ देखिए क्या है कि बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या सीखा हम लोगों ने नाइट्रेशन में कि फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑर्थो मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बना रहा है और डाइल्यूट के साथ ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है बेटा, बाय। वो मतलब वो आता है एकदम कि कुछ बेसिक सीख ले, उसके बाद अब तो अगली साल पढ़ना ही है तो चलेगा। हाँ, वो मतलब अब बात आती है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन से ग्रुप से, मतलब क्योंकि फिनॉल में एक ही ग्रुप है और एक पूरा इतना पार्ट है, तो अब यहाँ इससे रिलेटेड रिएक्शंस है। तो जिंक डस्ट के साथ जब हीट कराते हो तो बेंजीन बनता है। सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराते हो एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, और HCl HBr इनके साथ कोई रिएक्शन ये नहीं देता है। अच्छा, SOCl2 के साथ रिएक्शन होती थी, याद करिए, अल्कोहल देता था, बहुत ही अच्छा रिएजेंट होता था, जाना माना रिएजेंट होता था, एल्काइल हैलाइड बनाता था, बाई प्रोडक्ट उड़ जाते थे, पढ़ाया था ना। HCl और SO2 बन रहा था, वो सब बाई प्रोडक्ट था, वो इवेपोरेट हो जाना था, बहुत तारीफ की थी मैंने इसके बारे में। ठीक है, डॉर्जेंस प्रोसेस कहते थे। अब यहाँ पर ये वाला, इसके साथ भी ये कोई टेस्ट नहीं देता, PCl3 के साथ भी कोई टेस्ट नहीं देता, लेकिन PCl5 के साथ फ्लोरोबेंजीन बनाता है, PuCl3 बनाता है और HCl बनाता है। लिखा है कि इसकी ईल्ड बहुत पुअर होती है क्योंकि PuCl3 फिनॉल के साथ मिल करके क्या बनाता है, TPP। ठीक है, तो यहाँ पर एक मतलब जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस रिएक्शन, और आप क्या करके देखिएगा, आपके एग्जाम की सबसे खास नेम रिएक्शन में इसका नाम है मतलब ये पेपर आउट वाली बात है, बहुत ही खास रिएक्शन में से इसका नाम है, एंड दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो क्या होता है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। लेकिन अगर हम CCl4 ले लेते, बेटा बात नहीं, CCl4 लेते हैं क्लोरोफॉर्म की जगह, तो यहाँ पर ये बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। तो इन दिस रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। बस ये आपको एक चीज जाननी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, एग्जाम में भर भर के आती है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। अंतर क्या है, CCl3 की जगह अगर CCl4 ले लोगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और ये क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड। ऐसा ना हो कुछ दिन में लड़कियों के ब्यूटी प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड से लोग ये सब बनाने लगे हैं। हाँ, करते हैं लड़के, कुछ मिल जाए, बस थोड़ा केमिस्ट्री आनी चाहिए। मेरे क्लास में जब हम स्कूल में थे तो मेरे क्लास में लड़कों में ये चल रहा होता था कि जितने रिएजेंट बॉटल रखी होती थी सबको ले, टेस्ट ट्यूब टीचर नहीं देख रहा, मिला डालो। तो हाँ, मिला डालो, देखे कि कुछ हो जाए, मतलब इतना ही शौक होता था कि कुछ रिएक्शन हो जाए, कुछ धुआं हुआ निकल जाए, उतने में ये हो जाएगा कि भाई को कुछ आता है, भाई जो है बहुत बड़ा जो है, वो जो है केमिस्ट है। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, तो हमारा एक दोस्त था, इतना ही बड़ा था,
तो बहुत खतरनाक था, गौरव था, गौरव नाम था, और आंखें उसकी बाहर मतलब इतनी थी कि ऐसे निकाल के तुम गोटी खेल सकते हो। तो इतना ही बड़ा था वो, मतलब एकदम आगे से बैठता, तो बहुत शैतान बहुत था। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी फोटो भी देखी, अभी भी इतना ही बड़ा है। तो हाँ मतलब, लेकिन शादी हो गई भाई, मैं तुमको बताऊं। तो हाँ, गौरव खुश है अभी, हमारा सोचो। हाँ, हम गौरव मजाक, गौरव खुश है। हाँ, गौरव हमारा मजाक उड़ा, ज्यादा स्टड बनता था। तो अभी भी सिंगल है। मैं क्या बताऊं गौरव भाई, नहीं बता सकता है? अपनी भी अच्छी जिंदगी चल रही। तो गौरव को क्या देखा कि गौरव जो है क्या किया, ऐसे लिया खूब सारे रिएजेंट इधर उधर से सबसे मंगाता था, अभी ले आओ ले आओ, पीछे वाला अपना ला करके दे दी, इसके है सब लोग ला करके दिए, मिला उला दिया। तो वहाँ वो जो 10 वो होता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में पहले रखा हम लोगों ने कुछ पेपर ऊपर ताकि बहे ना, उसके ऊपर सब मिलाने लगे उसी में, धुआं आया, गौरव का हाथ आगे, उसी में उसके छाला पड़ गया। टीचर बहुत मारा। मतलब टीचर को समझ नहीं आ रहा क्या मिला है, मतलब अब उसको जलन हो रही है, अब उसको जलन हो रही है, मतलब क्योंकि रिएक्शन हो रही है। अब टीचर को पता नहीं कि एसिड की वजह से जला है कि बेस की वजह से। तो कभी टीचर बेस मिला के लगा रहा है कि न्यूट्रलाइज हो, कभी टीचर एसिड ले, जितना ये रोए उतना मारे सब। हाँ, चुप रहो, तुमको सब जो है और करो। टीचर को ये डर लग रहा है कि घर वाले तक बात पहुंच जाएगी। हाँ, उसके बाद बैंडेज लगा के आता था। अगली रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। हाँ मतलब मारते मारते थे, हमारे तो 12th तक मारते थे, कहा जाए तो कोने में ले जाए, लैब में वहीं मारे। आप लोग को तो मारते वारते नहीं होंगे, टीचर मारते हैं, चलो तुम भी वही हो। अब बात आती है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो फिनॉल को हमने बेस के साथ किया, सोडियम फेनॉक्साइड बना। इसका हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलेशन कराया, तो हमको क्या देखने को मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ये लड़कियां घर में बनाएंगी, हाँ कि क्या बाहर से खरीदे, घर ही बना लेते लगाएंगे, ठीक है। हाँ, एंटी एक्ने होता है भैया, ये आपको नहीं पता, इससे इसके एंटी एक्ने इफेक्ट आता है। सैलिसिलिक एसिड बहुत फेमस है, 3% सैलिसिलिक एसिड एंटी एक्ने। कंसंट्रेटेड न लगाने ना, नहीं तो मुंह नहीं रहेगा। ना रहेगा चेहरा, ना बनेगा एक्ने। हाँ, सैलिसिलिक एसिड। अब बात आती है कि अच्छा कंपनियां लूटती कैसे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट बॉडी को चाहिए होता है कि वो स्पेसिफिक जो है उनके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, तो रिसेप्टर्स के लिए वो केमिकल के ही फॉर्म में चाहिए होता है। अब पता है कंपनियां कैसे लूटेगी, मैम ये एनिमल बेस्ड है, मैम ये प्लांट बेस्ड है, हाँ मैम ये केमिकल वाला है, इसेंशियल ऑयल से बना है, मैम खाली ये देखेंगी वेजिटेरियन है, ये लूंगी मैं। अब उसके बाद वो पिंक पिंक टैक्स की एक वो होता है कि खाली लड़कियों को ये थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दो, और उसके बाद ये देखना ऐसे बिकेगा, और वो बिकता भी है। तो वहां पे रिसेप्टर्स की बात होती है। लड़कियां कहेगी प्लांट बेस्ड। अभी अभी इस समय कोलाजिन की बहुत बात होती है। कोलाजिन कोलाजिन क्या करता है, फेस टाइटनिंग, हेयर थिकनिंग, बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। हमारी बॉडी में भाई लड़कियां चिकन विकन तो खाती नहीं। आधी लड़कियां भाई देश में, आधी लड़की, आधी कह रहा हूँ 90% लड़कियां वो है मतलब वेजिटेरियन, बहुत कमी है जो खाती होंगे चिकन विकन। तो अब क्या सीन क्या होता है कि इनकी बॉडी में कोलेजन कम हो रहा होता है, और इनका मुंह हो रहा था फूल, क्योंकि भाई फेस सॉगी सॉगी सा हो जाएगा, जल्दी बूढ़े होने लगेंगे। तो अब ये जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा ऐसा करो तुम चिकन खाओ, ये फ्लैश खाओ, ये खाओ, तो कहेंगे नहीं आप तो धर्म भ्रष्ट करा देंगे। तो डॉक्टर कहेगा पैसा भी तो कमाना है, ठीक है तुमको कोलेजन लिख के दे देते हैं, और वो कोलेजन फिश से निकाल के दे रहा। अब क्या करे भाई, प्लांट से कहां से कोलेजन निकाल के देंगे। तो जो चीज जहां से आ रही भैया, दवा दवा के नाम पे खा लेते हैं। तो अब बात आती है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अगर तुम फॉर्मल्डिहाइड को लिमिटेड में ले लो, किसमें ले लो, लिमिटेड, तो जो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लिमिटेड में ले लोगे तो बनेगा पेंट। क्या बनेगा, पेंट। अच्छा, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि नेरोलैक करके पेंट आता है, तो पेंट का असली पेंट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है नोवोलैक। क्या होता है, नोवोलैक। तो उसी के आसपास लोग नाम रखते हैं, कोई नेरोलैक रखता है, कोई कुछ रखता है, ओरिजिनल नाम तो पेटेंट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से तो नोवोलैक बनता है। लेकिन अगर तुम इसको एक्सेस में ले लोगे तो क्या बनेगा, बेकेलाइट। अब देखो बेकेलाइट पुराने जमाने की, जिसके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होंगी, अब तो पीवीसी वाली आने लगी। अब तो ये तो अलग, ये जो स्विचेस हैं ये पीवीसी बेस्ड मटेरियल से बनने लगी हैं। बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है, खराब हो जाती है बहुत जल्दी।
ये बहुत ही हीट रेजिस्टेंट तो नहीं होती है, देखोगे तो ये स्विचेस बहुत जल्दी खराब होती हैं। लेकिन पुराने जमाने तुम अगर स्विच ले लो, कड़ी कड़ी सी रहती थी, क्लिक वाली, वो लगी है, वो 30-40 साल चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। और जितना वो जलती जाती थी, मतलब खराब होती जाती थी, उतना वो और कड़ी हो जाती थी। तो बेकेलाइट की यही प्रॉपर्टी है। दिस इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग। पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, मतलब हीट करोगे तो पिघलेगा, और वो हीट करोगे तो हार्ड होता जाएगा। क्या होता जाएगा? हार्ड। तो क्या होता है कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, तो होता क्या है कि अगर भाई कोई चीज मोल्ड करनी है, तो उसको पिघला करके तो बेचोगे, पिघलाओगे, कुछ नया शेप दोगे, तो कुछ बनाओगे, तब वो बन जाएगा, तो उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। लेकिन ये जब मैं बात करता हूँ बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और किसी चीज को रीशेप करने के लिए हीट ही तो करोगे, हीट करने से अगर वो और हार्ड हो जाएगी तो किसी काम की नहीं। तो अगर तुम देखो तो पुराने जमाने की स्विचेस, कैबिनेट्स और ये सारी चीजें टीवी के, कबाड़ी भी नहीं खरीदता। कबाड़ी बेवकूफ तुमसे ज्यादा चालाक है। हाँ, तुमको नहीं पता कि तुमसे वो 100 रुपए का सामान निकालेगा, जाग उसमें तार निकालेगा, तार अलग बेचेगा, ये अलग बेचेगा। तो क्या हो गया, ये कबाड़ी थर्मोसेटिंग पॉलीमर, क्योंकि बेकेलाइट है, वो किसी काम का नहीं है, वो नहीं खरीदता। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट 3D क्रोकॉसलिंग पॉलीमर होता है, और बहुत ही ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। तो ये हम कहाँ पर देखेंगे? आज के जमाने में भी ये मिलता है। तो जैसे तुम देखना कि कभी कभी बड़े हाई टेंशन वायर्स होते हैं, उनकी इंसुलेशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे घर में मतलब महंगे महंगे वो आते हैं ना, बॉक्सेस आते हैं, उन सब में यूज होता है। अब बात आती है कि फिनॉल का जो तुम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो, फिनोप्थिलीन बनता है। क्या बनता है? और बहुत ही ज्यादा एसिड बेस इंडिकेटर में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जब तक तुम एसिड के साथ, क्योंकि खुद एसिडिक होता है, खुद क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो एसिड के प्रेजेंस में तो ये कोई कलर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही तुम बेस ले आओगे, ये पिंक कलर शो करने लगेगा। तो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, हम लोग यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पीछे मैंने आपको दिखाया था एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो एल्काइल और OH दैट इज एल्कोहल। अब यहाँ पे एराइल ग्रुप है। क्या है? एराइल ग्रुप पर OH लगा दोगे, दैट इज फिनॉल। बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो फिनॉल मतलब एल्काइल और एराइल दोनों ये रिएक्शन देते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। तो हमने ये देखा कि एल्कोहल भी देता है और फिनॉल भी देता है। फिनॉल को जब तुम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ईस्टर इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्या निकलेगा? पानी। अगेन वेरी वेरी सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे? यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है, आप लोग को बहुत बार बताया है। तो एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन जाता है या फिनॉक्साइड आयन जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? तो कहेंगे दिस ग्रुप विल गो। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि R-COO का होल ट्वाइस, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर डैश हो सकता है, आर डबल डैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। चलो, अब बात आती है यहाँ पर, दिस इज एसिड क्लोराइड। क्या है? ठीक है, एसिड क्लोराइड जब इसके साथ रिएक्ट करता है, तो फिर से अगेन सब जगह ईस्टर ही बन रहा है। क्या बन रहा है? ईस्टर ही बन रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ईस्टर में इतना पार्ट तो एसिड का होता है, इतना पार्ट तो, और यहाँ से मतलब इतना पार्ट, सॉरी, इतना पार्ट तो एसिड का होता है, इतना पार्ट तो, और इतना पार्ट किसका होता है? एल्कोहल का, फेनॉक्साइड या एल्कोक्साइड आयन। ये देखो, ये मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक, देखो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, तो तुम लोगों को कभी समझना हो। तो मुझे बायो का जो भी कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ाता हूँ, तो समझो मेरा पूरा कंटेंट इस तरीके से होता है, मैं पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ाता हूँ।
तो ये चीज जो आपको समझाया वो तो समझाया, राइट। इसके बाद क्या होता है, मतलब मेरी नोट्स में तुमको लिखना ही पड़ेगा समथिंग लाइक दिस। इसके बाद मैं इस तरीके से भर के लिखवाता हूँ। तो देखो मुझे अगर समझाना हो तो मैं कितना ऐसा समझाऊंगा, स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, रेगुलर ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज। कंपोजिशन की बात करूंगा तो गार्ड सेल से बना हुआ है और 2 बीन शेप की होती है। इसमें क्या होता है, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। मैं पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा इस तरीके से, तो ठीक है। इसकी आउटर लेयर इस तरीके से होती है, ये वो ऐसे, मतलब मजा आती है, ऐसा नहीं है। टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सब। क्या टाइम हो रहा है बेटा? अभी है 20 मिनट ना, रुको तुम्हारे लिए टॉपिक अरेंज कर देते हैं। पीपीटी से कुछ पेजेस मिसिंग हो गए हैं तो मैं देख ले रहा हूँ। तुम लोगों ने इसके पहले तक की नोट्स बना ली है? हाँ या ना? नहीं बनाई? चलो ये तुम फिनॉल लिखो। प्लांट फिजियोलॉजी कब शुरू करेंगे? एक सेकंड, ग्लिसरॉल नहीं पढ़ाया था क्या तुम लोग को? ग्लिसरॉल नहीं पढ़ाया है? प्लांट फिजियोलॉजी बेटा किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये पढ़ाया था कल? प्राइस रीअरेंजमेंट पढ़ाया था? ये सब नहीं टॉपिक हुए हैं। देखो जरा, यहां तक हो गया था, ये हो गया था। फिशर स्पेयर मेथड ये सब नहीं पढ़ाया है, सीधे फिनॉल पढ़ाने लगे आज। चलो पढ़ लो। चलो लिखा हुआ है, ये पढ़ा है, मुझे याद है। कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये याद है मुझे, ये पढ़ाया मैंने। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पढ़ा दिया है। सैलिसिलिक एसिड ये वाला नहीं पढ़ाया है। पीनमम पढ़ाया है, ऑयल ऑफ मिराबेन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये पढ़ाया है। रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। ये नहीं पढ़ाया, प्राइस रीअरेंजमेंट, है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि फेनॉल और दिस इज जो है तो यहाँ पर देखो क्या लिया हमने, RCOCl, इस यहाँ पर क्या ले लिया, CH3COCl। आपको ये पहले भी सिखा रखा है कि यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, ओके, दिस इज काइंड ऑफ एसिटाइलेशन। क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना, दिस इज ईस्टर, मतलब COR, दिस इज R-OCOR, तो दिस इज ईस्टर ना, ये ईस्टर लिंकेज है ना। चलो, जैसे ही हमने इसको एनहाइड्रस AlCl के CH3 के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर क्या बन गया, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ का ये हाइड्रोजन हटा और यहाँ से ये हटा, ये ग्रुप आकर के इस हाइड्रोजन की जगह पर गया और ये हाइड्रोजन आकर के, ऐसा नहीं लग रहा कि ये रीअरेंज हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, दिस इज OH और दिस इज जो है जो तुम्हारा एसिटाइल ग्रुप है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो चाहे तो ऑर्थो से निकाल लो, चाहे तो पैरा से निकाल लो। तो जब तुम पैरा से निकालोगे तो जो तुम्हारा एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ आकर के लगेगा, तो जब ऑर्थो से निकालोगे तो वहां लगेगा। तो जैसे इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल। अब कहोगे ऑर्थो कैसे, तो ये बेंजीन रिंग हो गया, ये पोजीशन ऑर्थो हो गई, और इसके बाद ये अगर ऑर्थो, ये मेटा, तो ये पैरा, तो ये फिर से मेटा और ये ऑर्थो। मतलब जो भी ग्रुप जहां पर लगेगा उस जगह से एडजेसेंट पोजीशन पे ऑर्थो, अल्टरनेट पे मेटा और जो है ऑपोजिट पे पैरा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये बात होती है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल। अब यहाँ पे बात आती है, ग्लिसरॉल नहीं पढ़ाया था, ग्लिसरॉल पढ़ो, ग्लिसरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिसरॉल को हम कहते हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल। एंड देखो, दिस इज ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, इसको कहते हैं
नेचुरल ऑयल फैट, हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल करके क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड। हाँ, जो जो आपको आपकी बॉडी में, तो ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, दिस इज ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या होता है, तो देखो देखो ना, देखो इसी को अलग करके एसिड अलग कर दिया 3 और ग्लिसरॉल अलग कर दिया। हाँ, एसिड अलग कर दिया और मतलब ग्लिसरॉल अलग कर दिया और एसिड अलग कर दिया। तो एसिड क्या है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, दैट फैटी एसिड ना, 3 फैटी एसिड है, देखो आर 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 सी ओ आर सी ओ आर सी ओ करके लिखा हुआ है, तो 3 फैटी एसिड है। ठीक है, अब बात आती है कि दिस इज फैटी एसिड, मतलब दिस इज ट्राइग्लिसराइड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। और ये क्या है, ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या चीजें होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब बात आती है कि ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि ग्लिसरॉल में OH है हर जगह, देखो CH2OH, तो ये दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन ना, दिस इज CHOH, अगेन CH2OH, क्या है ये, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अब हम एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, तो लिखा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। So this is primary, this is secondary अल्कोहल। सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो भैया सबसे पहले एक सोडियम है, तो यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल वाली जगह पे लगा, लेकिन अगर तुम एक्सेस में ले लोगे तो दोनों जगह लगेगा। फिर से तुमने सोडियम लिया तो सेकेंडरी, और उसके बाद तुम और ले लोगे तो फिर टर्शियरी, मतलब लास्ट वाले पे भी लग जाएगा। दिस इज डाई सोडियम ग्लिसरेट, दिस इज मोनोसोडियम ग्लिसरेट, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। अब HI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो इसको, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो दिस इज एग्जाम इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या लिखा है कि रिएक्शन विद HI, अगर तुम HI को लिमिटेड में लेते हो, 2 बार पढ़ना है, एक बार लिमिटेड में पढ़ना और एक बार एक्सेस में पढ़ना है। तो तुमने ग्लिसरॉल लिया, 3 मोल HI लिया, आयोडीनेशन हुआ, मतलब आयोडाइड आयन बना, तो यहाँ पे देखो तीनों जगह तीनों OH को रिप्लेस करके क्या लग गया, 3 आयोडाइड आयन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH माइनस हट गया और इसकी जगह पे क्या करके लग गया, आयोडाइड आयन। क्योंकि आयोडाइड आयन इस डाई आयोडाइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से आयोडीन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका नाम ये क्या हो जाएगा, अगर तुम इसकी आईपीसी लिखोगे तो 1 2 3 आयोडोप्रोपीन, 3 आयोडोप्रोपीन, या तुम कहते हो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन वाले से कुछ लगता है तो इसको कहते हैं एलाइल आयोडाइड, क्या कहेंगे, एलाइल आयोडाइड। तो तुमने क्या कह दिया, एलाइल आयोडाइड, या कह दिया 3 आयोडोप्रोपीन, क्योंकि क्या सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शन ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। अगर तुमने HI को एक्सेस में लिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक भी समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, इससे पहले यहाँ तक ही तो पढ़ाएगा, लेकिन अभी भी HI पड़ा हुआ है एक्सेस में, तो फिर से तुमने HI दिया, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, आयोडीनेशन हुआ, मतलब यहाँ से H, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ I लगा और यहाँ H आकर के लगे, तो दिस बिकम CH3, CH2I CHI। यू नो वेरी वेल विच डाई आयोडाइड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ से आयोडीन निकल गया, जैसे आयोडीन निकल गया तो एल्कीन बन गया ना, प्रोपीन बन गया, भाई यहाँ से हटा तो ये बॉन्ड बना लिया। अब मेरी बात को समझो, अब फिर से यहाँ पर होगा आयोडोनेशन, जैसे हम यहाँ वाली बात तो इसके पहले की थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा आयोडीन, तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या 2 आयोडोप्रोपेन। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या 2 आयोडोप्रोपेन। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या लिखा है कि अगर हम टेम्परेचर को लो रखें, 110 डिग्री सेल्सियस पर रखें, तो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा, और
यहाँ पर क्या लिखा है, टेम्परेचर हाई रखेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एलाइल अल्कोहल। क्या देखने को मिलेगा, एलाइल अल्कोहल 260 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात आती है कि हम कराने जा रहे हैं ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो एक बार पानी तुमने यहाँ से निकाला, फिर अगेन तुमने यहाँ से निकाल दिया, तो 2 मोल वाटर तुमने निकाला, और यहाँ पर रिएजेंट क्या है, KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो बना एक्रोलीन या एक्रल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। दिस इज प्रोप 2 in 1 L और इट इज अ वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड, वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड। ओके, डन। अब बात आती है कि टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल क्या होगा, तो एक्रोलीन वाला तो देख लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगेगी, तो इससे पता चल गया। दूसरे टेस्ट का नाम है डंस्टन्स टेस्ट, और इसके बाद क्या है, एक्वस बोरेक्स और फिनोक्सिलिन किस कलर में आ गया, पिंक। पिंक, अच्छा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कैसा होता है बताओ भाई, अल्कोहल का ही डेरिवेटिव है तो एसिडिक ही होगा, और फिनोक्सिलिन कौन सा कलर का है, एसिड। बेस के साथ ये क्या होता है, पिंक कलर आ गया। जैसे इसमें वापस से एसिड डालोगे तो क्या क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये भी एक टेस्ट है। एक्रोलीन टेस्ट जो है इज गिवन बाय, तो लिखा है ऑयल एंड फैट नेचुरल रिसोर्स इज रिसोर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ऑयल एंड फैट इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में ग्लिसरॉल नहीं होता है। अब बात आती है कि हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिस्मथ नाइट्रेट। क्या हो गया, BiNO3। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मीजो ऑक्सैलिक एसिड। क्या बनेगा, मीजो ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन जब हम इसको पेंटॉन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, व्हाट इज पेंटॉन्स रिएजेंट, दैट इज FeSO4 and H2O2, दिस इज पर हाइड्रॉल। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मिक्सचर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड and dihydroxy acetone that is called as glycerose। किस नाम जाना था, ग्लिसरोज नाम के से मार्केट में बिकता है। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया कि ग्लिसरॉल को ट्रीट किया 3 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या मिला, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो क्या बना, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भैया एक्सप्लोजिव बनाने के लिए ग्लिसरॉल का यूज होता है, TNT TNG ये सब चीजें क्या है। तो ग्लिसरॉल क्या बना रहे हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। आप लोगों ने ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा कि जो लोग अक्सर करके टेररिस्ट वालों की न्यूज सुनते होंगे, तो इस बार इसका इस्तेमाल किया गया, इस बार इसका इस्तेमाल किया गया, इस बार इसका, उसी तरीके से एक्सप्लोजिव में यूज होता है। अब बात आती है एसाइलेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, बस। तो उसके बाद वाला तो सब पढ़ाया ही है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको एल्कोहल पढ़ाया, मैंने आपको ग्लिसरॉल पढ़ाया, मैंने आपको फेनॉल पढ़ाया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो कहेंगे सर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।